नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह हाल हो जाएगा, ये तो ना प्रदेश की आवाम ने सोचा होगा और ना ही संगठन के नीति निर्धारकों ने। कभी इस बात का शायद जिक्र भी नहीं हुआ होगा कि आरक्षण पर पार्टी की ये गत हो जाएगी। जब प्रदेश चल रहा था तो मजबूरी में ही सही जाटों को आरक्षण देने का वादा कर दिया गया और अब यही वादा खुद के लिए बाधा बन रहा है। हिंसा के कारणों पर मंथन के लिए दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन 4 घंटे तक चली इस बैठक में केवल प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ, बल्कि जो कुछ हुआ वो आने वाले दौर में संक्षिप्त प्रस्तावना के तौर पर पेश किया गया। बैठक के बाद पार्टी के प्रभारी साहब बेशक ये कह रहे हूं ऑल इज वेल, ये बोलकर शायद वो खुद ही कंट्रोवर्सी वाला बयान दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऑल इज वेल होता तो ये लाइन कहने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑल इज वेल नहीं है। कहीं ना कहीं सीएम साहब की कुर्सी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें जाट नॉन जाट की राजनीति हावी नजर आई, पार्टी बटी हुई नजर आई। तो ये बोलना और ये बोलकर निकल जाना ऑल इज वेल, ये जाते जाते बता गए कि पार्टी में अभी उथल पुथल मची हुई है। हमारे सूत्रों ने तो यहां तक बता दिया कि बैठक में जाट और नॉन जाट के गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। खैर, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है, हम इस पे बात नहीं करते हैं। लेकिन बात जब सरकार की आती है तो जहन में कुछ सवाल कूदने लगते हैं, और वो ये कि अब सरकार संगठन की कलह से ही जूझती रहेगी तो असल मुद्दों पर कैसे नजर डालेगी, उनको हल कैसे करेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कलह की आंच पर सुलग रही पार्टी और सरकार जाट आरक्षण का हल भला निकालेगी कैसे, और समाज के बिगड़े हुए ताने बाने को, जो जाट आरक्षण के दौरान ताना बाना बिगड़ सा गया है, वो कैसे रास्ते पर लेकर आएगी। बिग बुलेटिन के बिग डिबेट में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए मंथन और जो साइड स्टोरी है ये क्या है, हम इस पे नज़र डालते हैं, खुद समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज वेल है क्या। प्रदेश में आंदोलन की आग बेशक थम चुकी हो, लेकिन नीतियों को लेकर सरकार और संगठन के भीतर छिड़ी कलह की आग थमने का नाम ही नहीं ले रही। मुआवजे का पैमाना क्या हो और जाट आरक्षण का रास्ता क्या हो, इन सवालों को लेकर पार्टी के भीतर की पॉलिटिक्स सुलग रही है। दुनिया को दिखाने के लिए दिल्ली के हरियाणा भवन में सोमवार को बंद कमरे के भीतर महामंथन हुआ। बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया कि सभी विधायक अपनी एक महीने की सैलरी सीएम राहत कोष को देंगे। सब विधायकों से उनके होने वाले उनके क्षेत्र में जो उनके अनुभव आए, घटना से संबंधित क्या क्या उनके अनुभव आए, क्या क्या घटनाएं कहां कहां हुई हैं, इसकी भी जानकारी ली गई। विधायकों से सुझाव भी लिए गए कि विधायक क्या करें, सरकार क्या करे, संगठन क्या करे, पूरा समाज क्या करे। इन विषयों पर भी विधायकों से सुझाव लिए गए। अब तक जो आपने सुना वो केवल दिखाने के लिए था, क्योंकि सच ये है कि जितने सहज अंदाज में बराला साहब बैठक का व्याख्यान कर रहे थे, हालात ठीक उससे उलट थे। सच ये है कि इस मंथन बैठक को अखाड़ा बना दिया गया। कुछ विश्वसनीय सूत्र बताते हैं इस बैठक में मृतकों को दिए जा रहे मुआवजे का कुछ विधायकों ने विरोध किया और आरक्षण पर श्वेत पत्र की मांग की। इतना ही नहीं, अधिकतर विधायकों ने कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ के प्रति नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि इन लोगों ने जाटों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। कुछ विधायकों ने तो कैप्टन और धनखड़ की पावर कम कर देने तक की मांग कर दी। इसके अलावा कई विधायकों ने डीजीपी और एडीजीपी को बदलने की भी जरूरत का जिक्र किया। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि बैठक के भीतर इतना कुछ हो गया और पार्टी प्रभारी अनिल जैन बड़े ही साफगोई के साथ ये कहकर चलते बने कि ऑल इज वेल और सभी विधायक सीएम के साथ खड़े हैं।
अभी इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर विधायकों की पूरी ताकत मुख्यमंत्री के साथ है। इस तरह की बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो मतलब अब ये है कि जो मुद्दा अब तक कयासों तक सीमित था, उसे लेकर वाकई पार्टी के भीतर घमासान छिड़ा है। वरना क्या जरूरत थी कि बैठक के फौरन बाद अनिल जैन ये बताएं कि सभी विधायक मनोहर लाल के साथ खड़े हैं। इस बयान का सीधा सा अर्थ अब यही है कि पहले प्रदेश आरक्षण की आग से जला और अब सरकार और संगठन आरक्षण के इस धधकती आंच पर सुलग रहा है। सवाल अब यही है कि जब जाट आरक्षण को लेकर पार्टी के भीतर ही एक राय नहीं है, तो फिर जाटों से किए वादे को कैसे पूरा किया जाए। ईटीवी के लिए दिल्ली से रवि यादव की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी हमारे सहयोगी रवि यादव पूरे दिन आज हरियाणा निवास में थे दिल्ली में, और इस रिपोर्ट में आपने पार्टी के प्रभारी अनिल जैन साहब को कहते हुए सुना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और ये डायलॉग याद दिलाता है हमें एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही थी थ्री इडियट्स की, कि जब भी कोई चिंता हो तो बस ये कहिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। जेटली साहब हमारे साथ हैं। जेटली साहब काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, काफ़ी हेक्टिक रहा आज का दिन। ऑल इज़ वेल कहा। दूसरा, आज पूछ रहे थे अनिल जैन साहब विधायक क्या करें, पार्टी क्या करे, सरकार क्या करे, समाज क्या करे। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं बता रही हैं कि कुछ तो ऐसा है जो नॉट इज़ वेल, और इसके लिए बार बार कहना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के साथ सभी विधायक हैं, ये बताने की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी। देखिए मुकेश भाई, ये तो खैर आपकी इंटरप्रेशन है, आप कैसे भी उस बात को रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप थके हुए हैं, आपने मेरी थकावट का अंदाजा भी लगा लिया, जबकि मुझे लगता है आज सबसे ज़्यादा फ्रेश हूँ मैं। और दूसरी बात, आपने एक पार्टी की बैठक हुई है, विधायक दल की बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन है, डेमोग्राफी हरियाणा की बहुत बड़ी है। उसी के चलते जब पूरी बात सारी चर्चा हुई तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वो भी आपको पता है एक परंपरा है। उस परंपरा के तहत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी जी ने उस सारी बातें रखी जो उस चर्चा में हुई थी, जिनके ऊपर आपने अभी दोबारा से एक प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन वो आपका अपना एक सोच है, आपने जो बात रखना चाहते हैं जरूर रख सकते हैं उस बात को। लेकिन एक बात बोलूंगा, विभिन्न क्षेत्रों से जो विधायक आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जो लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया और अपनी बात रखी, और लोगों की जो विचारधाराएं थी, जो उनके अपने हलकों से जो विचारधाराएं आ रही थी, वो विचारधाराएं सारी उस मीटिंग में रखी। उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि किस तरीके से बेहतर समन्वय बनाया जाए। समाज में अगर कोई ऐसी खाई खुदी थी, किन्हीं वजहों से खुदी हो, चाहे वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जो उपद्रव था उसकी वजह से खुदी हो या किसी और वजहों से खुदी हो, उसमें जल्दी से जल्दी कैसे उसकी भरपाई की जाए, जल्दी से जल्दी कैसे मुआवजा दिया जाए, जल्दी से जल्दी कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इन सब बातों के बारे में चर्चा। और बहुत अच्छी मीटिंग। राजीव जी, ये जो बुलेटिन है, बिग बुलेटिन, हो सकता है कि हमने आपके जले पर नमक छिड़कने का काम किया हो। हम आपको खुश कर देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो दंगा फसाद हुआ ये आपके मुताबिक आपकी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं था। ये आग लगाई जो बार बार आपके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, सरकार के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस ने। और हम ये भी मान लेते हैं कि इनेलो ने भी इनडायरेक्टली इसमें साथ दिया। सरकार यहां पे किसकी है? इन दंगों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आज जो बैठक हुए उसमें नॉन जाट और जाट अलग अलग सुर में क्यों बोल रहे थे? क्यों ये कह रहे हैं कि जो दो मंत्री हैं उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया, इनके विभाग कम कर दिए जाएं? क्यों कह रहे हैं कि ये जो श्वेत पत्र लाया जाए, जातिगत अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं? तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में ही हुई ना। और
आपके जो संगठन मंत्री हैं रामलाल जी, वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। अनिल जैन साहब ये कहते हैं, और हम ये मान रहे हैं कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी बातें तो हुई ना। आग था तो ही धुआं निकला ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपकी बात मुकेश भाई मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं इस बात से कि आज बैठक भी हुई, बैठक में विचारधाराएं भी रखी गई, बैठक में जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की जो मांगे लेकर आए थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो बातें भी रखी और समन्वय आपको देखने को मिला। एक साथ विधायकों ने एक ही बात रखी और यही बात रखी कि कैसे भी जो प्रदेश के अंदर जो ये उपद्रव हुआ है उस उपद्रव से कैसे उबरा जाए, कैसे एक जात विशेष को जिसको कुछ राजनीतिक दल उपद्रव के साथ जोड़कर देख रहे हैं या वो उसका नेतृत्व करने का दावा करना चाहते हैं, कैसे उन्हें डिटैच किया जाए इस उपद्रव से, क्योंकि एक पूरी देशभक्त कौम को बदनाम करने की कोशिश उस उपद्रव के साथ जोड़कर की जा रही थी। उसके ऊपर भी चर्चा हुई और ये भी चर्चा हुई कि कैसे प्रदेश को, जो प्रदेश के ईमानदार व्यक्ति हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको मुख्य धारा में वापस लाया जाए और जो गुनहगार हैं उनको उनकी जगह दिखाई जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से क्यों ना आता हो, चाहे उसने कितना भी बड़ा लोगों को उकसाने के लिए काम ना किया हो। ये सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई और फाइनली निष्कर्ष यही निकला कि प्रदेश को मुख्य धारा में जोड़ना है और जो गुनहगार है उनको उनकी जगह दिखानी है। चलिए, कम से कम आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार के दौरान, भाजपा की सरकार के दौरान प्रदेश जो है वो मुख्य धारा से कट गया है। वापस हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ तरुण भंडारी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भंडारी साहब, बात हम बीजेपी से शुरुआत की थी, लेकिन इस बातचीत के दौरान और ये जो पूरा आरक्षण का खेल रहा, इसमें आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र का एक ऑडियो जारी किया गया और इस ऑडियो में उन पर यह आरोप है कि वो इस आंदोलन को उग्र करने के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। एफआईआर उस पर दर्ज हो गई है। बिल्कुल मुकेश जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी भी उनको ये लग रहा है कि वो ऑपोजिशन में है और हम सरकार में है। सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान रखना और उनको सुरक्षा देना। ये सरकार बिल्कुल सुरक्षा देने में लोगों को नाकाम रही है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि ये धर्म के नाम पे, समाज पे को बांटने के नाम पे ये राजनीति करते हैं। इस बार तो जो वो राजनीति का आरोप है आपके ऊपर आया है, क्योंकि आपके नेता हैं प्रोफेसर वीरेंद्र जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट मैन माने जाते हैं। जिस दिन उनका ये ऑडियो आया है कि आपके यहाँ पर तो एक कीड़ी को भी नहीं रोका। आप कर क्या रहे हो? मुकेश जी, जिस दिन ये ऑडियो टेप आया, हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी ने उसी दिन उनको नोटिस दिया और नोटिस दिया। वो तंवर साहब ने नोटिस इसलिए दे दिया क्योंकि वो हुड्डा साहब के आदमी हैं। हुड्डा साहब की और तंवर साहब की बनती नहीं है, तो इससे पहले सरकार कुछ कार्रवाई करती, कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी। सबसे पहले ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये राजनीति का विषय नहीं है अभी, ना हुड्डा साहब, ना अशोक तंवर जी, ना भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज हरियाणा उस स्तर पे पहुंच गया है कि लोगों के जान माल की सुरक्षा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। लोगों की जान भी गई है। जो व्यापार लोगों ने पिछले 40 साल में अपना धंधा कायम किया था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, इस चीज पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, ये कोई नया विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने भी, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, तो आपने भी उसमें हाथ धोने की कोशिश की। प्रदेश में जो अमन चैन कायम हो सकता था उसको कायम करने की बजाय आपके नेता पॉलिटिक्स करते रहे, प्रदेश जलता रहा। नहीं, ऐसा कुछ हमारे नेताओं ने कोई पॉलिटिक्स नहीं करी। मैं तो सीधा आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी जितना मर्जी बड़ा नेता हो, जिसने भी इसमें कोई काम किया, सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, ये जांच एजेंसी के माध्यम से सभी सीबीआई इनकी है, लोकल जो हरियाणा में सभी इंक्वायरी ऑफिसर ये लगा के कुछ भी निकाल सकते हैं। जितना मर्जी बड़ा नेता हो,
जो कसूरवार हो उसको सजा दें। और जहां तक प्रोफेसर वीरेंद्र की ये बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि पूरी ऑडियो टेप नहीं दिखाई गई, तो ये जांच का विषय है। अगर ये जांच करके ये साबित कर दें कि ये जांच उन्होंने ही पूरी मामला उछाला है, तो हम पार्टी से भी निकालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छा, मेंबर जो पार्लियामेंट कैप्टन अजय यादव है उनको आप अपना नेता मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि इसके आधार पे फिर हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। मानते हैं? ऐसा जी, आपके पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस पार्टी में मुकेश जी कई नेता हैं, कई नेता हमारे हैं। कई कार्यकर्ता, आप अपना कई नेता किसको हमारी मानते हैं? पार्टी समुद्र आप बहुत अपना बड़ी नेता पार्टी किसको है। मानते हैं? जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वही हमारे नेता। मतलब अशोक तंवर को मानते हैं? बिल्कुल। मोटा मोटा मतलब जो कैप्टन अजय भी बयान दें वो भी आपके लिए अहमियत नहीं, नहीं रखते? ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए तो सारे वो मान सारे चुके बड़े हैं कि लीडर हैं। ये जो किरण कार्यक्रम चौधरी जी हुआ भी- है, हाँ जी। ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसका जो प्रायोजित करने का जो फंडा है, जो कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड माना है कि इसमें कांग्रेस के कुछ लोग शामिल हैं। तो मैं तो कहता हूं जी, कोई भी, जो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे आईएनएलडी का, कोई भी नेता इसमें इन्वॉल्व पाया जाए, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जी। क्योंकि ये राजनीति किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं है, आज की कांग्रेस को डिफेंड करें या बीजेपी या आईएनएलडी। चलिए, क्योंकि इतना बड़ा भाजपा का अकाउंट हो गया पहले दौर का, और कांग्रेस का भी पहला दौर हम क्लोज करते हैं। अब इनेलो पे आते हैं। इनेलो जो है वो अपने आप को ग्रामीणों की पार्टी बताती है। जाट भाई जो हैं उनका तगड़ा वोट बैंक रहा है। आपका क्या रोल रहा जब हरियाणा जल रहा था? तो इनेलो पार्टी क्या कर रही थी? आप भी क्लीन चिट देते घूम रहे थे कि ना रेप हुआ, ना दंगे हुए, ना जाटों ने कुछ किया। तो प्रदेश में ये जो जला, इसका जिम्मेदार आपके लिहाज से कौन है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है 36 बिरादरियों की पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो पूरे हरियाणा की पार्टी है, हरियाणा के लोगों के दिलों में बसती है। दूसरी बात, जैसे आपने अभी कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल, मैं पहले भी जब चर्चा हुई थी आपके साथ चर्चा में, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी और मैं फिर दोहराता हूँ इस बात को। जिस तरह से प्रदेश जला और हमारे जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक, मेंबर पार्लियामेंट, जो एक चुने हुए प्रतिनिधित्व का दायित्व होता है, उस दायित्व को पूरी तरह से निभाया। लोगों से शांति, भाईचारा बनाए रखने की लगातार अपील करते रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए आपने एक बात फिर दोबारा से कही, हमने बार बार ये मांग की कि सरकार इसकी न्यायिक जांच करवाए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाए। तो मसला पहुंचने नहीं ना देते आप। जो भी जिम्मेवार लोग हैं, जो भी कल्पित लोग पहुंचने नहीं देते अत्रे साहब। आप तो खुद ही क्लीन चिट मैं वही बता रहा हूं। देखिए मुकेश जी, ऐसा है कि वाला बजाय आपके पार्टी के नेता ने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, वहां पे कोई रेप नहीं हुआ। आपने कौन सी जांच एजेंसी बिठाई थी? मैं आपको बता रहा हूं, प्रोफेसर वीरेंद्र के ऊपर देशद्रोह की धारा में पर्चा दर्ज होता है, उसके बावजूद प्रोफेसर वीरेंद्र को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अब ये प्रोफेसर वीरेंद्र उसमें आपकी पार्टी का नाम ले रहे हैं, उसमें कह रहे हैं वो इंसो वाला छोरा ने कहा, कोई इनेलो वालों को कहे। देखिए प्रोफेसर वीरेंद्र क्या कह रहे हैं वो, देखिए प्रोफेसर वीरेंद्र के कहने से चलेगी क्या इंसो? अच्छा, मतलब अगर पर्चा दर्ज हो तो गिरफ्तार हो। एक बात समझिए, लेकिन आपके बारे में बात करें तो वो झूठे। नेशनल लोकदल ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन, अगर प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होता है उनके बोल पर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को प्रोफेसर वीरेंद्र के जो बोल हैं उन पर यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उसी ऑडियो में अगर बात इनेलो की और इंसो की आए तो उस वाले पोर्शन को इग्नोर कर देना चाहिए। इस आंदोलन में आग लगाने का काम किया। अब प्रोफेसर जो वीरेंद्र हैं वो अगर इंसो का नाम ले रहे हैं तो इंसो का नाम इसलिए ले रहे हैं कि सिंपल सवाल, वो एक तकरीबन 1.25 मिनट का ऑडियो है। 1.25 मिनट में से अगर 40 सेकंड वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन को आप रोक नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो वाला जो 40 सेकंड है वो आपके हिसाब से वैलिड है। और बाद में जो वो इंसो के लड़कों की बात कर रहे हैं, इनेलो के लड़कों की जो बात कर रहे हैं, वो वाला पोर्शन वैलिड नहीं है। मैं वही बता रहा हूं मुकेश जी, देखिए प्रोफेसर करता। वीरेंद्र ने जो उस ऑडियो में बोला, अब प्रोफेसर वीरेंद्र शरेआम साबित हो रहा है कि उन्होंने इसको आग लगाने का काम किया। अब उस ऑडियो में अगर वो बात करते हैं, इंसो के लड़कों का नाम लेते हैं, सिरसा की बात करते हैं, तो सिरसा में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। क्योंकि हम कोई प्रोफेसर वीरेंद्र के कहने से चलेंगे क्या, या इंसो प्रोफेसर वीरेंद्र के कहने से काम करेगी? अब आप बात को समझिए, सिरसा में जहां जिस स्थान का नाम प्रोफेसर वीरेंद्र ने दिया, वहां आंदोलन शांतिपूर्वक रहा। इनेलो का जो प्रभाव है आज की तारीख में सिर्फ सिरसा बेल्ट में ही रह गया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, प्रोफेसर वीरेंद्र ने सिरसा का नाम लिया इसलिए सिरसा का जिक्र हो रहा है। अदरवाइज तो आप बेहतर जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पूरे प्रदेश की पार्टी है। इस वक्त हम मुख्य विपक्षी दल हैं, 20 विधायक है, 2 मेंबर पार्लियामेंट है, और जहां जहां हमारे विधायक रहे, जहां जहां मेंबर पार्लियामेंट रहे, कहीं अप्रिय घटना नहीं घटी, क्योंकि हमारे नेताओं ने अपना जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य बखूबी निभाया। हमारे मेंबर पार्लियामेंट दूसरे मेंबर पार्लियामेंट की तरह चंडीगढ़ और दिल्ली में नहीं बैठे हुए थे, वो अपने हलकों में थे। ठुकराल साहब, आपने हमारे 3 जो राजनीतिक पार्टीज हैं इनके वरिष्ठ लोगों के बयान सुने।
राजीव जेटली को आपने सुना, तरुण भंडारी को सुना, परवीन अत्रे को सुना, और तीनों पार्टियों को हमने सवालों के घेरे में लिया आरक्षण की इस आग को लेकर। और हमें लगता है तीनों ही अपने अपना जो रोल है वो ठीक से नहीं निभा पाई। किसी की सरकार है तो कोई मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो कोई किसी पर आरोप आ रहा है कि उन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। ये जो पहला दौर है इसकी समीक्षा कैसे करते हैं आप? समीक्षा तो ये है कि ये बहुत दर्दनाक वक्त है हरियाणा के लिए। समाज टूट रहा है और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और इस वक्त ये मौका नहीं है कि ये एक दूसरे पे दूषण लगाएं, एक दूसरे की बात को काटें, किसी की बात को माने। उससे ऊपर उठ के क्या हरियाणा की ये तीनों पार्टियां अपने पार्टी हितों से ऊपर उठ के कोई बात करेंगी, बताएंगी लोगों को कि हम ऊपर उठ गए हैं? इस वक्त हरियाणा को, समाज को जोड़ने की ज़रूरत है। जो समाज बटा बहुत बुरी तरह से है, और ये एक, मुझे ये लगता है, आप कहते हैं वरिंदर की टेप से लगेगा कि कांग्रेस वाले शामिल हैं, मुझे लगता है जब इसी स्टूडियो में राजकुमार सैनी आग उगल रहे थे और उकसा रहे थे जाटों को, तो कोई सुन रहा था इनकी बात? हमने लगातार पिछले 4 महीने में वार्निंग देते रहे कि समाज टूटने की तरफ जा रहा है, जातिगत तौर पे लोग काम कर रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। ये भी क्लियर था, 4 महीने पहले क्लियर था कि दोनों जाट मंत्री जाटों की तरफ हैं, बाकी दूसरी तरफ हैं, और आपस में उनका कोई मेल जोल नहीं बैठ रहा, ये भी स्पष्ट था। ये एक जो सरकार आई है, इनको मौका था बीजेपी को अपने आप को सुदृढ़ करने का, आगे बढ़ने का, लोगों में जाने का। ये ऊपर से आए हैं, ऊपर ही खड़े हैं, कोई सामाजिक तौर पे जुड़े नहीं लोगों के साथ, दूसरी जाति से बात नहीं करते। एक जाति वाला एक जाति से चलता है, दूसरा दूसरों की। आज भी 4 घंटे में क्या हुआ? मोटी सी बात तो ये है, हाँ, टुकराल साहब, ब्रेक लेने से पहले जब हरियाणा, एक सेकंड, चारों घंटों में हर आदमी अपनी जात की बात करता रहा। किसी ने हरियाणा के समाज के टूटने की बात की तरफ इशारा तक नहीं किया। दुख की बात ये है। मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाहूंगा अत्रे साहब। और ये जो बातचीत होती थी हरियाणा को लेकर, जब भी बातचीत होती थी तो यहाँ पे 36 बिरादरी की बातचीत होती थी, लेकिन अब बातचीत हो रही है 35 बिरादरी और 1 बिरादरी, यानी जाटों को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है, जो समाज के हक में हमारे लिहाज से तो कम नहीं है। जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, हम किसी विशेष को कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपना चिंतन करें, मंथन करें कि अगर जुड़ के नहीं चलेंगे, हरियाणा ही नहीं बचेगा तो वोट बैंक कहां से रहेगा। एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप बिग बुलेटिन में और देखेंगे सवालात जिनका जवाब आप चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है आरक्षण के आग के बाद हरियाणा में आज एक बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश के सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, संघ के केंद्रीय संगठन मंत्री रामलाल जी ने, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन साहब ने भाग लिया, और भी भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ गणमान्य लोग उसमें उपस्थित थे। राजीव जेटली जी, आपसे हम ब्रेक के बाद ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो बैठक हुई, इसमें आपसी जो गुब्बार था वो तो काफी निकलकर सामने आया, आप इसको माने या ना माने। दूसरा, इस बैठक में जाट नॉन जाट की जो राजनीति थी वो खुलकर सामने आई। इस बैठक में जो लोग ऐसे भी थे, कर्णदेव कंबोज जैसे, जो अब शिकायत भी इसमें हुई कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें उथल पुथल ये देखने में मिली। ये पटरी पे आने में कितना समय लग जाएगा? ईमानदार जवाब मैं आपसे चाहता हूं, ईमानदार सवाल है, कोई इसमें नमक मिर्च वाली बात नहीं है। मुकेश भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें एक नया माहौल बनाना पड़ेगा। उस माहौल में इस बात को समझना होगा कि अब प्रदेश के अंदर केवल 2 समाज रह गए हैं।
एक वो समाज जिसे उपद्रव कहते हैं, जिसे किसी समाज के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, और एक दूसरा समाज जिसे सभ्य समाज कहते हैं। मेरे को हैरानी होती है जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, जब भी हम उपद्रव की बात करते हैं तो वो जानबूझकर उस उपद्रव को किसी जात या किसी बिरादरी के साथ क्यों जोड़ देते हैं। वो उपद्रव किसी भी जात या किसी बिरादरी में भी उपद्रवी हो सकते हैं। जब भी हम ये बात कहते हैं कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो दूसरी तरफ से विपक्षी साथी उसे उपद्रवी ना कह के कुछ और बता देते हैं। तो हमें एक नया माहौल बनाना पड़ेगा हमारे प्रदेश के विपक्ष। अंदर एक मिनट, भाईचारे राजीव की दीवार राजीव को जी जमाने की राजीव जी कोशिश की राजीव गई जी है। आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जो सरकार बनी है, 47 विधायक चुनकर भेजे हैं हरियाणा की जनता ने, वो आपकी पार्टी के हैं। और इस प्रदेश में वही होना चाहिए जो आपकी पार्टी, आपकी सरकार चाहती है। जो कांग्रेस है, जो इनेलो है, ये आपका साथ भला क्यों दें? ये तो चाहेंगे ना आपकी सरकार अस्थिर हो, या तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे, या यहाँ पर दोबारा से चुनाव हो, उनको मौका मिले। तो आप इनसे उम्मीद क्यों रखते हैं? इस उम्मीद की मतलब क्यों है आपको उम्मीद, ये बताइए। इन पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आपकी सरकार कमजोर है, आपका प्रशासन कमजोर है। अगर आप बार बार आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं, इनेलो पे लगाते हैं, तो वो मजा नहीं आता जनता को सुनने में। इसमें एडमिन जो है आपका, वो कमजोर नजर आता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं मुकेश भाई, 1 मिनट लूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रदेश के अंदर राजनीतिक परंपराएं बदल रही थी, प्रदेश पारदर्शी हो रहा था, प्रदेश में ईमानदारी आ रही थी, प्रदेश में जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हीं का केवल चुनाव हो रहा था, प्रदेश में भाईचारा बढ़ रहा था। अगर ये सब चीजें हो जाती तो ये जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, इनका सर्वाइवल कैसे होता? क्योंकि इनका सर्वाइवल इस बात से होता था अब प्रदेश में क्या क्या हो रहा था सुनिए। दरवाजे पर राजीव जी अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, ऐसी थ्योरी क्यों चला रहे अब आप सुन लीजिए। पिछले शनिवार की बात कर रहा हूं, ये जो परसों गया इससे नहीं, पिछले शनिवार से प्रदेश लगातार जल रहा था। प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही थी, प्रदेश में आगजनी हो रही थी। आपकी सरकार 4 दिन तक बैठकर कमरों में मीटिंग खेल रही थी, अपील जारी कर रही थी। शासन, प्रशासन, नेता, कार्यकर्ता कोई कहीं पे नजर नहीं आ रहा था। सब अपने अपने हिसाब से राजनीति करने में मशरूफ थे। आपकी सरकार की तरफ से एक काम हो रहा था, वो अपील। और आपकी सरकार से ज्यादा अपील तो आप माने या ना माने, ईटीवी ने कर दी होगी लोगों से। तो अपील करना ईटीवी का काम हो सकता है, सरकार का काम नहीं होता। आपका शासन, प्रशासन, सरकार पूरे तरीके से विफल रही, फेल रही। आप माने या ना माने, मान आप सकते नहीं, आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं। अब आगे बोलिए। देखिए, मैं इतनी बात बोलना चाहता हूं। पहले तो मुकेश राजपूत जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर सद्भावना बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए आपने जो कदम उठाए, उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। लेकिन दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर अब दो बातें आती हैं। प्रदेश में जब भी आप लूटपाट की बात कर रहे हैं, आगजनी की बात कर रहे हैं, प्रदेश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, तो वो किन बातों की वजहों से हुआ? कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जो शांति की अपील करते थे, लेकिन किंतु और परंतु के साथ करते थे। भारतीय जनता पार्टी अगर इनके षड्यंत्र को कामयाब होने देती तो वो इस तरीके से हो सकता था कि अपने ही भाइयों के खिलाफ अगर हम ऐसी कार्रवाई करते जिसमें गोलियां चलानी पड़ जाती, कामयाब हो गए। हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं और इनके मुंह पे बोल रहे हैं ये कामयाब हो गए, और आपकी सरकार इनको नाकाम करने में नाकाम रही। ये अगर साजिश ओपोजिशन की थी तो आपका प्रशासन इतना ढीला था कि अगर ये सब कुछ चाह रहे थे आपके मुताबिक तो ये कामयाब हुए हैं। आपकी सरकार नाकामयाब हुई है। आपके डीजीपी साहब बयान देते हैं आकर, हमारे पास आंसू के गोले जो हैं खत्म हो गए, एयरलिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बयान आप के डीजीपी बयान देते हैं। हमने सेना के हाथ बांध रखे हैं, आपके डीजीपी बयान देते हैं सेना के भरोसे नहीं हम। ऐसे बयान मुख्यमंत्री साहब भी तो सुनते होंगे। प्रदेश के पुलिस के मुखिया अगर ऐसे बयान देते हैं और वो आज भी अपनी गद्दी पर बने हुए हैं, या आपकी सरकार के, आपके प्रशासन की कमजोरी नहीं तो और क्या है?
बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिएगा कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा करवाना और ये आमंत्रित करना किसी सरकार को कि एक भाई को आप गोली से उड़ा दें, एक भाई को आप बड़ा नुकसान पहुंचाएं। अगर हम ये काम करते, हम बार बार अपील कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर सेना को भेजा तो वो भी केवल इसलिए भेजा कि सद्भावना बनाए, सेना भी अपील करे। एक भाई नजर आ रहे हैं तो उनके खिलाफ किसी भी जाति विशेष का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो आगजनी कर रहा है प्रदेश में तो आपकी सरकार कह रही है कि उसे खुला छोड़ दीजिए क्योंकि एक भाई है, भाई भाई होता है और भाई को आग लगाने दो। बहुत बहुत ये जो लॉजिक है इससे हम सहमत नहीं। आपके कांग्रेस आपके पास हम आ रहे हैं, ये सरकार की नाकामी थी। नहीं, एक सेकंड लूंगा आपका, एक सेकंड लूंगा। उस मैंने आंदोलन चर्चा की शुरुआत में आपको एक बात कही थी मुकेश जी, हाँ मैंने चर्चा की कहिए शुरुआत कहिए में फिर एक हम बात कही थी कि अब समाज दो बट चुके हैं, एक उपद्रव और एक सभ्य समाज। अब ये उपद्रव के साथ कितनी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं और सभ्य समाज के साथ कौन सी राजनीतिक पार्टी खड़ी है, ये प्रदेश की जनता देख रही है। जेटली भाई हम जानते हैं आप बयान कर रहे हैं, आप कवि हृदय इंसान हैं और ये जो सिचुएशन है ये कवि हृदय से बस में आने वाली नहीं है। और अभी भी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी केवल जो आग लगाने वाले हैं बंद करवाते घूम रहे हैं, वो अपने घरों में गए हैं, शांत नहीं हुए हैं। अभी भी राजनीति होगी, फिर आप आरोप लगाएंगे कांग्रेस ने करा दी, इनेलो ने करा दी। तो अभी भी समय है आपकी सरकार के पास कि कुछ ऐसे कदम उठाएं कि आने वाले समय में दोबारा से जो माचिस की तिल्ली लेकर घूम रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, आपकी पार्टी के भी हो सकते हैं, उनको हरियाणा जलाने ना दिया जाए। कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, तरुण भंडारी साहब। भंडारी साहब, आपकी जो पार्टी है वो 10 साल तक सत्ता पे काबिज रही, अच्छा खासा रसूख है आपकी पार्टी का भी, लेकिन एक भी बयान ऐसा नहीं आया कि आंदोलन आरक्षण बाद में सही, पहले हरियाणा की आग बुझाते हैं। एक नेता का नाम बता दीजिए अगर किसी का ऐसा बयान आया हो तो। ऐसा कि मैं सबसे पहले मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि समाज जुड़ रहा था और ऑपोजिशन की पार्टियां ये नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, चाहे गुजरात हो, हरियाणा की बात करते हैं, हमें दूसरे प्रदेश की ज्यादा जानकारी नहीं है। समाज को बांटे, समाज के बांटने का एम इनका था, जो इनका मकसद हिंदुस्तान हो गया। आज इन्होंने हरियाणा की जाति, क्योंकि यहाँ मुस्लिम संख्या कम है और इन्होंने बांटने का काम किया। और 7 दिन ऐसा तांडव होता रहा हरियाणा में। जेटली साहब सुन लीजिए, पहली बार इनकी सरकार हरियाणा में बनी है, आ रही है क्योंकि आप दूर बैठे हैं, साथ बैठे होते तो मैं नहीं रोकता आपको। और ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उपद्रवियों के साथ खड़े। कौन पार्टी उपद्रवियों के साथ खड़ी है ये बताइए। और आपके पास पुलिस प्रशासन है, आपके पास आर्मी है, आपके पास जुडिशरी, सब चीजें आपके पास। आप सामने लाइए, सच सामने लाइए। लोग जल गए हैं। भंडारी साहब एक बात बताइए, आपको अंदाजा था कि अगर कुछ लोग अपने उतारे जाएं तो ये जो सरकार है उनको रोकने में नाकामयाब रहेगी, और ऐसा आपने किया? मुकेश जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाट आंदोलन, जब पहले भी इनकी जाट लीडरों से बात हुई। आपके शासन की भी हम बात बताते हैं, जो आप इतने बोल रहे हैं। आपके शासन में जो यशपाल मलिक हैं, जो हवा सिंह सांगवान हैं, कितने नॉन अवेलेबल वारंट पड़े हैं? हुड्डा साहब ने कितनी बार कार्रवाई की उन पे बताइए? मैं तो एक बार बता दीजिए मुकेश जी। अभी तक उनको गिरफ्तार किया गया हो? हवा सिंह सांगवान साहब को, मैं तो आदरणीय यशपाल मलिक साहब को, है उनके खिलाफ वारंट या नहीं है? जानकारी नहीं है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। 75 जो नॉन अवेलेबल वारंट है अभी भी धूल फांक रहे हैं। चलो मान लिया उन्होंने नहीं करा, 1.5 साल हो गया था, इनकी सरकार आए भी 1.5 साल हो गया, इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी? और अगर हुड्डा साहब, मैं तो एक बात आपके मन से कह रहा हूं, इस जो एपिसोड 7 दिन का हुआ है मुकेश जी, इसमें क्लियर है हमें राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। कोई भी बड़ा लीडर हो, जिसके खिलाफ भी कोई भी सबूत मिलते हैं उसको अंदर करना चाहिए और कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। पहली बात, ये बात अब आई है, ये जो गुटबाजी वाला बयान है ना, मतलब आप जो अपने विरोधियों को निपटा के रहेंगे। मुकेश जी, अगर हम उधर बयान देते तो आप गुटबाजी में चले जाते हो, अगर हम इस साइड का बयान देते तो पत्रकार वाला दिमाग है ना, तो चलता तो थोड़ा बहुत है। मैं पहले कह रहा हूँ राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। ये प्रदेश के वो हालात हो गए आज। भंडारी जी, क्या आप हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे कि 10 और ये साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है, अभी दंगे क्यों हुए ये बताइए? अगर इनका ये अनुभवहीन सरकार थी, इनके डीजीपी कंट्रोल नहीं कर पाए, इनके मंत्री कंट्रोल नहीं कर पाए, इनके एमएलए कंट्रोल नहीं, आज ये हरियाणा क्या मतलब है? ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? और इनके
इनके ओएसडी साहब, जो पूर्व ओएसडी साहब थे जवाहर यादव, आपके मंच पे आपके चैनल के माध्यम से कह के गए थे कि 7 दिन में हम मुआवजा देंगे। आज 29 तारीख हो गई है और 23 तारीख को दंगे खत्म हुए थे, कल 7वां दिन है। क्या ये बताएंगे कि मुआवजे वो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो मुआवजे की राशि है उसमें 1 करोड़ और कुछ लाख और 56,000 रुपए, यानी 203 लोगों को अकाउंट में भेजे गए हैं। और अगर उसकी एवरेज निकालें तो एक व्यक्ति की एवरेज निकालें तो 55,000 के करीब बहुत बड़ी राशि इन्होंने दी है। हाँ। जो कि जनता इनको, मैं कहता हूं, लोगों की दुकानें जला दी आपके टीवी के नहीं, वो इनिशियल है, वो इनिशियल है, हम इनके तरफदारी नहीं कर रहे, वो इनिशियल है और बिना किसी सर्वे के दी जा रही है। वो ये कह 7 दिन में मुआवजा दे दिया जाएगा। आप ये बताइए मुआवजा दे दिया क्या? क्या नहीं दिया ना, वही तो हम बता रहे हैं। 2 करोड़ रुपए आज जारी हुआ है, वो 2 करोड़ रुपए आज जारी हुआ है। और ये जो मुआवजा दिया गया है सरकार की जुबान में, उनके प्रेस नोट के हिसाब से, उनकी बाइट के हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये इनिशियल मुआवजा है। और जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का आपने कहा कि मेरा नुकसान हुआ है, तो 25,000 जारी कर दिया गया है, 25% मुआवजा दिया गया है। आप देखिए 10 दिन आगे 6 एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आपने 1 लाख का नुकसान भरा है तो 25,000 आपको बिना किसी सर्वे के दे दिया। चलिए इस मुआवजे पे हम आएंगे वापस, और ये भी गहन विषय रहेगा चर्चा का, उस पर भी रिसर्च की जाएगी। लेकिन इनिशियली मुआवजा शुरू हो गया, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। परवीन जी, देखिए मुकेश जी, एक तो बड़ी विडंबना ये है कि शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि केवल बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। जिस तरह का विरोधाभासी बयान, जिस तरह के विरोधाभासी बातें अभी भी मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, और जिस तरह से इनके मंत्रीगण भी कर रहे हैं, चाहे वो कर्णदेव कंबोज की आप बात लीजिए, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया था, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जबकि हरियाणा प्रदेश में अभी भी 67% के करीब आरक्षण चल रहा है। तो जिस तरह के विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं, और इन विरोधाभासी बयानों की वजह से पहले भी ये हालात हुए हैं, जो हालात बिगड़े हैं उसका कारण भी यही रहा है। अभी जैसे ठुकराल साहब ने एक बढ़िया बात कही थी, ठुकराल साहब बोले कि साहब राजकुमार सैनी जिस वक्त बोल रहे थे, हमने बार बार कहा, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब राजकुमार सैनी जी ने ओबीसी ब्रिगेड की बात की थी, हमने तब भी ये बात कही थी मुख्यमंत्री जी से कि साहब इनको रोकिए, वरना प्रदेश के अंदर जाति संघर्ष के हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी ऐसे हालात पैदा हो, इन्होंने नहीं रोका उनको। 1 मिनट से ज्यादा समय दिया आपने बात की। एक मिनट और कहना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग ऐसी विरोधाभासी बातें ना करते। आपकी जो पार्टी है वो जाट आरक्षण को लेकर इनेलो की क्या नीति है? आप लोग दोहरा बयान देते हैं, आप लोग कहते हैं कि ओबीसी का जो कोटा है उसको भी मत छेड़ो और आरक्षण भी दे दो। ये कैसे संभव है? थोड़ा हमारा ज्ञान वर्धन देखिए मुकेश जी, ऐसा है, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि एक दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने बाकायदा डिटेल में ये बात समझाई थी कि संभव कैसे है। हाँ। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमारे हिंदुस्तान में, अब तमिलनाडु का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तमिलनाडु के अंदर 69% आरक्षण आज भी है। और उन्होंने उस वक्त भी बताया था कि अगर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भेजा जाए केंद्र में और रूल 9 के अंडर उसको लिया जाए तो वैसे भी जुडिशरी दायरे से बाहर चला जाता है वो। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, इसके लिए नियत और नीति दोनों होनी चाहिए। लेकिन यहां पे नियत और नीति दोनों में बड़ा स्पष्ट फर्क नजर आ रहा है। अभय चौटाला जी आपके बड़े नेता हैं, वो कहते हैं जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। दुष्यंत चौटाला भी आपके नेता है ना, सांसद हैं, उनसे चक्रव्यूह में 3 बार मैंने पूछा कि क्या जाटों को जो आरक्षण है उसका आधार आर्थिक होना चाहिए, उन्होंने कहा हाँ। मुकेश जी, आपको एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, आप देखिए दोनों चीजों को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई जो पार्लियामेंट में रखी गई, उसमें बड़ा स्पष्ट ये बात कही गई कि 64% से ज्यादा वो परिवार जो खेती पे आधारित है उनकी मासिक आय 5,000 रुपए से भी कम है। और 5,000 रुपए से कम का मतलब समझ सकते हैं कि मनरेगा की दिहाड़ी से भी कम बैठती है वो। और जो जाट बिरादरी है, जट सिख बिरादरी है, त्यागी है, रोड है, बिश्नोई है, जिनकी चर्चा हो रही है बार बार, देखिए ज्यादातर मतलब मैक्सिमम ये सब खेती पर आधारित जीवन यापन करते हैं। जाटों को अगर रिजर्वेशन देना है तो उसका आधार आर्थिक होना चाहिए कि मासिक आय 5,000 रुपए से कम है तो क्यों नहीं आरक्षण मिले? सर देखिए मैं आपको वही समझा रहा हूं, आप दो चीजों को देखिए, उनको अलग अलग आर्थिक आधार पे तो आरक्षण मिलता नहीं, अलग अलग जाति के आधार पे मिलता है। देखिए वो डिजर्व करते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ये बात कहती है डिजर्व करते हैं, जाति के आधार पे करते हैं या आर्थिक? मैं आपको वही बात बता रहा हूं। देखिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर मैं नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर आप कहिए ना कि जाति के आधार पे प्रावधान है, जाति के आधार पे करते हैं, इससे बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता, आय के आधार पे। लेकिन हमने बात, मैं वही बोल रहा हूं, अगर मासिक आय 5,000 रुपए से कम रहती है तो साहब क्यों नहीं मिलना चाहिए?
और ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिर इकोनॉमिक आप सर्वे उसी रिपोर्ट पे आ कहती गए ना, है। फिर आर्थिक पे आ गए। मुकेश जी, जी थोड़ा ठुकराल सा साहब, हाँ बस एक छोटी सी बात है, वैसे इससे बाहर निकल जाएं, हाँ। क्योंकि अभी विषय ये आरक्षण का नहीं चल रहा। हाँ। हम और तरह की बात कर रहे हैं। आरक्षण में हरियाणा ने 10% आरक्षण दिया हुआ है, उसमें ऊंची जातियों के लोग आते हैं और उसका आधार इकोनॉमिक्स है। जी। आर्थिक सर है। उसमें ठुकराल साहब, जैसे इन्होंने कहा ना, बीजेपी वालों ने कहा कि जिस व्यक्ति की आय 6 लाख से कम है बढ़ाकर, हाँ। जो अभी मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर जी, देने जी, की जी, बात जी, की थी, जी। उनको 10% और दे देते हैं, वो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके तहत। हाँ जी। लेकिन आप ठुकराल साहब मुझे ये बताइए कि जब 5 लाख के बाद व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है, Exactly, तो वो 6 contradictory लाख है। जिसकी इनकम है ये उसको तो आप प्रपोजल, इकोनॉमिक ये वीक तो सेक्शन में कैसे लेके आएंगे? ये तो जाटों को, उनके लीडर्स को अपीज करने के लिए एक ऑफर दी थी कि 10% में आप ले लो, हम आपका 10% ऐसी- बढ़ा। ऐसी जो अपील है ना, वो चाय की दुकान पर बैठ के की जा सकती है। सरकार नहीं कर सकती ना। एक सेकंड, 57% से 67% कर देते हैं, और उसमें 10% में आपके लेंगे, वो 2.5 लाख से उठा के 6 लाख भी कर देंगे। ये तो एक हंसी मजाक की बात हो गई। हंसी क्योंकि- मजाक की बात नहीं, सरकार करे ये- तो बुरा लगता है। सरकार शुरू से ही सीरियस नहीं थी। जिस तरीके से इनका एक सेक्शन जाटों के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ बोलता रहा, दूसरा वादा करता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा कि हम आपको आरक्षण देंगे, कहा। उसके बावजूद इनके नेता हरियाणा में क्यों घूमते रहे जगह जगह जाके? इनके पार्लियामेंट के मेंबर, इनके असेंबली के मेंबर, इनके मंत्री वो क्यों जाते रहे? सवाल यह है, देखिए मुकेश जी, थोड़ी गहराई से समझिए। इस वक्त बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि ये सारा जो मसला है आरक्षण का खोला जाए। अभी भी इन दिनों जब आग लगी हुई थी, मोहन भागवत जी का बयान जो है बिल्कुल आर्थिक आरक्षण की आया, तरफ बढ़ता वो जा रहा चाहते हैं, है, वो और चाहते बीजेपी हैं। इसको फॉलो सुनिए, कर रही है। ये सुनिए। हमारी समझ में आ रही है ये बात। जाट नॉन जाट का इशू रेस किया गया, हाँ। जाट वर्सेस अदर्स किया गया। अब जाटों को आइसोलेट कर दो, बाकियों को इकट्ठा करके अपने साथ जोड़ लो, जाटों को जाने दो। लेकिन ऐसे हरियाणा प्रांत नहीं चल सकता। जाट कैसे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसका तो कच्चा चिट्ठा छप चुका है, जगह जगह छप चुका है। एक खबर और चल रही है, वैसे भी सामाजिक तौर- एक खबर और चल रही है कि अगर को- सरकार इस तरह से लोगों को बांटने का काम करेगी तो उसका नतीजा समझ में आ गया ना। धनखड़ साहब गए, लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। हुड्डा साहब गए, उनके ऊपर लोगों ने जूते फेंकने शुरू कर दिए। नहीं, ये उसके कारण है, अलावा- नीति और नियत में फर्क होने की वजह से चलिए, लोगों ने चलिए, एक इंकार करना शुरू फर्क कर नहीं दिया। है। राजीव जी, फर्क राजीव नहीं जी, है। आखिरी वो आपके पास वो चाहते 30 ही नहीं सेकंड है। है। 30 करना सेकंड यही चाहते में थे। जो भी आप कहना चाहते हैं ब्रीफ में, क्योंकि बाकी 3 मेहमानों को भी मुझे 30 सेकंड देने। 30 सेकंड है और मेरे पास मात्र 2 मिनट है। जी कहिए आप। देखिए, सबसे पहली बात, मैं अभी सभी को सुन रहा था, इनेलो के साथी ने बोला कि ऐसी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं जो भी कानून की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, इनके हिसाब से वो विरोधाभासी हो जाती है। और दूसरी बात, जो अभी बात रखी गई कि जाट समाज को बांटने की कोशिश आ रहे की जा हैं, रही आ रहे है, हैं, जाट आ रहे हैं, को अत्रे साहब आपके पास आ रहे जो हैं। बात कर और एक रहे हैं, अत्रे जी आपके पास आ रहे हैं। अब एक सुन लीजिए, सुन लीजिए, हुई या नहीं हुई? अब सुन लीजिए, अच्छा, सुन लीजिए। हाँ, अब सुन लीजिए। अब बात यहां पर यह आती है कि अगर कानून के साथ अगर कोई पार्टी चलती है तो इन्हें बुरा लगता है। अब इंपॉर्टेंट बात जो है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि राजकुमार सैनी का, मैं आज खुलकर नाम लेना चाहता हूं, राजकुमार सैनी कहते हैं कि हमारी ओबीसी में से हमारे, एक सेकंड सुनते लीजिए आप मेरी। अब आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। आप विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में नहीं। आप आपके पास अच्छे आ रहे हैं, राजनीतिक आ विशेषज्ञ रहे तो हैं। बन जाए। आप लोगों को राय निकल देते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता आरक्षण मिलना कैसे है। आपको अपने तो ये मुद्दे भी नहीं को पता खत्म आरक्षण कीजिए। मिलना कैसे है। आप तमिलनाडु का नाम ले रहे हैं। अरे अपने नेताओं को जाकर बताइए, तमिलनाडु के सर्कमस्टेंसेस देखकर आइए, उसके बाद बात कीजिए। तो आप गलत गुमराह मत कीजिए प्रदेश की जनता को। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है, चलिए अब फिर इंपॉर्टेंट आप बात ये दोनों आती है, समय छोड़िए अपना उसको, आप बहस तो में, कहीं के नहीं रह गए निपटा हैं। देंगे, लेकिन फिर इंपॉर्टेंट समय बात ये बचेगा आती नहीं। है, हाँ। जी अपनी इंपॉर्टेंट बात कह के अब इतनी सी समाप्त बात कीजिए बोलना प्लीज। चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर सबको मालूम। हेलो, जी। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आपको, खत्म कीजिए। सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, मैं यही बात सही है। बोलना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके से बात की गई कि जाट समाज को आरक्षण देने की बात, जाट समाज को आरक्षण दे, राजकुमार सैनी जी के बारे में मैं बोल रहा था। राजकुमार सैनी जी को बार बार कोट करते हैं जब भी प्रदेश के अंदर आगजनी की बात आती है। परवीन ये जी, कह रहे हैं राजकुमार आपके सैनी पास जी आ की रहा जो हूं, बात रखी क्योंकि गई थी, हमारे पास उन्होंने कहा आखिरी था मिनट कि बचा मेरे है और समाज फिर का closing आरक्षण comment करनी है। ना छीने। कह दीजिए आप जो कहना चाह रहे हैं।
देखिए मुकेश जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपस में, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि साहब मीटिंग जो है वो तो इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मुकेश जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां सवाल प्रदेश का हो, जहां सवाल प्रदेश के लोगों को हितों का हो, तो वहां पे अंदरूनी बात नहीं रह जाती। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति की वजह से प्रदेश का नुकसान हुआ और लगातार हो रहा है। बात को दो लाइनों में आप उपद्रव का नाम दे रहे हैं, जिसे ये अपना समर्थन दे रहे हैं। अभी इनके प्रवक्ता अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे कि हरियाणा में कितना नुकसान हुआ है। आज बातों से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को बातों से काम ना करके लोगों की भलाई के लिए काम करना लोगों चाहिए की और भलाई जो के लिए लोग सोचना होगा। ये कांग्रेस कह रही है बीजेपी से। टुकराल साहब दो लाइनों में देखिए करना चाहिए। देखिए मुआवजे की बात एक तरफ है, जो समाज में दरार आई है, जो ताना बाना टूटा है, उसको बनाने की बात करें। बीजेपी को चाहिए कि सभी दलों को साथ लेके चलें, एक दूसरे को दुश्मन लगाने की बात कर दें। जो टुकराल साहब की आखिरी लाइन है, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को अब समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास अब खत्म हो गया। अगला जो बुलेटिन है उसका समय अब हो रहा है। टुकराल साहब की जो आखिरी लाइन है, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं कि ये जो दरार आई है समाज के अंदर, इस दरार को भरना जरूरी है। बिग बुलेटिन के बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।